इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 साल से लगातार यह सवाल पूछ रहा है, तो इस सवाल को अगर आप कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर फिक्स हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नहीं पूछा गया है। 2010 से 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा कभी नहीं। 8 नंबर का एकदम फिक्स है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। 3 अननोन है x y z। हल करने का मतलब है कि आपको x का मान बताना है, ठीक है, y का मान बताना है, z का मान बताना है। यहाँ पे तीनों में क्वेश्चन मार्क। x y z का मान इस तरह से होना चाहिए कि समीकरण 1 भी संतुष्ट हो, समीकरण 2 भी संतुष्ट हो, समीकरण नंबर 3 भी संतुष्ट हो, एक साथ संतुष्ट होना चाहिए। वही x y z का मान क्या होगा, इस दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, सॉल्यूशन होगा। ऐसा कभी नहीं कि समीकरण एक्स वाई जेड आपने ऐसा निकाला है कि इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, तो वह एक्स वाई जेड का मान वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? तो आप भी विधि से हल करना है। हो सकता है आपके पास और कोई तरीका हो, तरीका तो इसको सॉल्व करने का बहुत है, लेकिन आपको आप भी विधि से हल करना है। जिस विधि से पूछता है एग्जाम में उसी विधि से करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1, 2, 3 को हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म को हम ax प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिएगा a का ये क्या होगा, a हो जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि गुणांक आव्यूह। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, सारा काम जो है a का है। देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1 है, y का गुणांक क्या है यहाँ पे -1 है, z का गुणांक क्या है 2 है, ठीक है। x का गुणांक क्या है 3 है, y का गुणांक 4 है, यहाँ पे हो गया -5, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2, y का गुणांक यहाँ पे -1 है और z का गुणांक यहाँ पे 3 है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों a 3x3 ऑर्डर का एक आव्यूह। क्लियर है? अब देखिए x क्या होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे x y z, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि इसमें 3 रो और एक ही कॉलम होता है। और सबसे बड़ी बात b क्या है कि b ये है कॉलम मैट्रिक्स जो हमारा कांस्टेंट है। ये चीज़ कभी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे b क्या है हमारा, b है हमारा यहाँ 7, -5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 12। तो देखिए ये जहाँ पर ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, जहाँ पर a हमारा गुणांक आव्यूह है, x हमारा x y z है, कैपिटल x, कैपिटल b हमारा 7 -5 12 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा लिखना पड़ेगा कि दिए हुए समीकरण युग्म को सबसे पहले ax प्लस b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ax प्लस सारा काम देखिए इसी का है, यही जो आव्यूह निकालना है ना, बना है, इसी का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इसी का हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। अगर आपको इन्वर्स निकल गया तो सारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ax इक्वल टू बी हुआ तो यहाँ पे अगर यहाँ पे x इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे a इन्वर्स इंटू बी, ठीक है। यही चीज़ है, यहाँ पे x इक्वल टू a इन्वर्स हो जाता है b, यहाँ से a इन्वर्स। जस्ट लाइक इसको समझिए कि a इन्वर्स जो है a उधर गया तो माइनस हो गया, पावर होता है ना, पावर। या अमूमन यहाँ पे होता है जैसे ax इक्वल टू बी है ना, तो यहाँ पे ये हुआ है कि a इन्वर्स का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, a का इधर हुआ है और a इन्वर्स का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और किसी आव्यूह का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह आता है, उसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल टू यहाँ पे a इन्वर्स इंटू बी, ठीक है। और किसी भी आव्यूह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है x, a इन्वर्स इंटू बी, ठीक है। अब कुल मिला के यहाँ पे जो हमारा ax इक्वल टू बी था, जो कि समीकरण नंबर स्टार था, वो कन्वर्ट हो गया x इक्वल टू a इन्वर्स b, ठीक है। और सब कुछ जो खेल है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब कुछ जो खेल है, ये जो आव्यूह निकला a है ना, इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स निकालना, और इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में उसका आव्यूह का डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू, ये चीज़। कई चीज़ें, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व है। आप इनडायरेक्ट रूप से इस आव्यूह का इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालना का एक फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ
इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ले जाके रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई जेड हमारा निकल आएगा। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। एक्स और बी तो हमारा रहने दीजिए, तो यहीं से हम लिख लेंगे, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो सबसे पहले सब कुछ हम मिटा देते हैं, जो आव्यूह ए है इसी का हम निकालेंगे इनवर्स। सबसे बड़ा खेल यही है। और एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट अभी निकालना सिखा देंगे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्स और कैपिटल बी, ये तो बहुत आसान है। कैपिटल एक्स है एक्स वाई जेड, कैपिटल बी है 7 - 5 12। क्वेश्चन 8 नंबर का फिक्स है, इसको हम मिटा देते हैं, बाद में तो नोट डाउन हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आपको फार्मूला पता चल गया कि हमें करना क्या है, और साथ में ये जो ए है ना, इसी का हमें निकालना है, इनवर्स निकालना है। चलिए, तो इनवर्स निकालने का अभी भी फार्मूला बताया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, ये जो आव्यूह है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? और डिटरमिनेंट में अगर कोई भी डिटरमिनेंट होता है तो उसका प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारा साइन होता है किसी भी डिटरमिनेंट का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसके साइन जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। अगर आपको पता होगा तो सही बात है, अदरवाइज थोड़ा सा डिटरमिनेंट का भी आप क्या कर लिए, किताब खोल लीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग को आ रहा है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे आप चाहते हैं कि ये 13 नंबर बहुत आसानी से मिल जाए हमें, जो कि मिलना चाहिए, तो हम ज़रूर ये दोनों चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन हम अटेंडम उठा के देखे हैं, देखें आपको आता है कि नहीं, और हमें भी आता है कि नहीं, कि हम भी पढ़ाना भूल गए चैप्टर। ठीक है, अगर इसके डिटरमिनेंट का मान कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्लियर है? तो 1 किस रो है, इसका जो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। 1 इसको ढकेंगे। ठीक है, तो 4 3 12। ठीक है, 12 माइनस लगा के इसका -1 का -5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 होगा, तो चूंकि यहाँ पे 5 हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे -1 है, ये यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे -1, क्योंकि ये वाला साइन माइनस होता है। -1 किस रो और किस कॉलम में, इसको ढक देंगे, ये पूरा ढक देंगे। ठीक है, ये पूरा ढक देंगे। क्या दिख रहा है, 3 3 के 9, माइनस लगा के -10। यहाँ आप देखिएगा 9, ये माइनस पहले से है, ये हो जाएगा 2 5 10। क्लियर है? अब इसका डिटरमिनेंट का मान आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे आ गया 2 को यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 2 किस रो किस कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में इसको ढक लेंगे। समझ में आ रहा है? इसको ढक लेंगे तो क्या गया, 3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर माइनस लगा के 2, तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा -8। क्लियर है? ये जो सॉल्व करने का तरीका है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे आप पाएंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व भी कर लेते हैं, आप पाएंगे 4। चलिए ये आ गया 4। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, अब 4 जो कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, जिस भी आव्यूह के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, उस आव्यूह का इन्वर्स कभी भी निकलता नहीं है। ये कंडीशन है कि जिस भी आव्यूह का हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, व्युत्क्रमण आव्यूह निकाल रहे हैं, व्युत्क्रम आव्यूह निकाल रहे हैं, उस आव्यूह के डिटरमिनेंट का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 0 नहीं है। क्लियर? देखिएगा, बहुत बढ़िया। और पहले नोट करिए, फटाफट नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आता है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का मान निकल गया, अब हम M11 निकालेंगे, या नहीं, कोफैक्टर C11, ध्यान दीजिएगा, C11 C12। ठीक है, और यहाँ पे इतने में काम नहीं होगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ निकालना, ये चीज़ निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों से मिस्टेक हो जाता है। चलिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, याद कर लीजिएगा, यूज पड़ेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, इसका काम पड़ेगा। इनवर्स निकालना है, हम इनवर्स निकालने की सिमेट्रिक्स का। अब देखिए हम C11, ठीक है, यहाँ पे C12 और यहाँ पे निकालेंगे C13।
ठीक है। कोफैक्टर C21 हर एक एलिमेंट का C22 और यहाँ पे निकालेंगे C23। क्लियर है। यही थोड़ा सा बोरिंग काम लगता है लेकिन निकालना पड़ेगा। C32 और यहाँ पे C33। ठीक है। यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 हमारा एक सम संख्या है, यहाँ पे प्लस रहेगा। 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 एक विषम संख्या है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है। 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 एक सम संख्या है, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है। यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो सम आएगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे विषम आएगा तो माइनस रख लीजिएगा, या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। ये कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए C11 को निकालने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ढक लेंगे। तो क्या दिख रहा है, C11 को इसको निकालेंगे, 4 3 12, फिर माइनस लगा के -1 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, 12 माइनस ये फार्मूले वाला माइनस है, -1 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालिए, 12 में से ये हो जाएगा 7। ठीक है। अब देखिए C12 निकालेंगे। C12 फर्स्ट रो, सबको पता है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको ढकिए। देखिए क्या दिख रहा है, 3 3 के 9 और माइनस लगा के 2 5 10। ठीक है। 9 ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 10, ये आ जाएगा -19। ठीक है। ये हो जाएगा -19। सारे एलिमेंट का निकालना है, यही थोड़ा सा बड़ा काम है। इसको हम बोलते हैं सहखंड आव्यूह, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स किसका है, इस मैट्रिक्स का। इन्वर्स निकालने में C11 C12 C13 C21 C22 C23 ये आपको निकालना पड़ेगा, वो भी विथ साइन। यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। C13 निकालिए, इसको ढकेंगे। 1 3 मतलब फर्स्ट रो और 3 का मतलब तीसरा कॉलम, इसको ढक लीजिए। तो क्या दिख रहा है, 3 का -1 मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होता है, माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है। कमेंट करिएगा कि हमें सर पढ़ना है फिर से, अगर आप पढ़े हुए हैं 2 चौको 8, ये माइनस लगा के 8, ये हो जाएगा -11। ठीक है। ये हो गया -11। चलिए C21, ये तो ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे बाहर माइनस है। C21, अब आ जाइए दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम। दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है, -1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, -3 होगा, फिर माइनस लगा के -1 का -2 में होगा तो -2, यहाँ पे हो जाएगा +2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा भैया 1, -3 2, -1 बाहर माइनस है तो +1 हो गया। इसी तरह से C22 यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम ढकेंगे। देखिए क्या होगा, 3 3 के 9, माइनस लगा के, ठीक है, 10, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा +10, ये फाइनली आ जाएगा 19। ठीक है। उसी तरह से हर एक एलिमेंट का C23, यहाँ पे C23 इसको हम लिख दे रहे हैं ना, C23 फटाफट लिख दे रहे हैं, ये आएगा -1। ठीक है। C31 हमने सॉल्व किया है तो ये आएगा -3। ठीक है। और यहाँ पे C32 आप इसी तरह निकालेंगे ढक ढक के, यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7। समझ में। जिसको निकालना है उस कॉलम और रो को ढक देना है, उस पंक्ति और उस स्तंभ को ढक देना है। यही मेन चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये C11 C12 C13 C21 C22 C23 निकल गया। तो इसको इसलिए बोलते हैं C बोलते हैं हमारा सहखंड आव्यूह, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या है, 7 -9, यहाँ पे हो गया -11। ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा यहाँ पे -1। क्लियर है। ये हो जाएगा -3, ये कभी गलत नहीं होना चाहिए, 11, यहाँ पे हो गया 7। ठीक है। ये हमारा डबल स्टार कर देते हैं। अभी ये जो C आया है ना, ये हमारा एडजॉइंट नहीं है,
जब इसका ट्रांसपोज करेंगे एक बार हम देख लेते हैं पूरी वैल्यू मिला लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 माइनस 19 माइनस 11 1 क्या हो गया भाई, यहाँ पे 1 19 माइनस 1, एक बार वैल्यू देख लेते हैं गलत तो नहीं हुआ, और -3 11 और 7, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 19 में कहीं मिस्टेक दिख रहा है, C22, यहाँ पे C22 -1 हो रहा है, ये वैल्यू गड़बड़ हो रही है C22 की। एक मिनट हम देख लेते हैं, ये वैल्यू गड़बड़ नहीं होना चाहिए कभी भी। चलिए एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक था, जो C22 था ना वो -1 आएगा। आप ध्यान दीजिए, 22 का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, इसको ढक लीजिए और इसको ढक लीजिए, ये वाला ढकना है और ये वाला ढकना है, ठीक है। तो 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, फिर माइनस लगा के 2 × 2 4, तो 3 - 4 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने -1 कर दिया है। तो अब ये जो C आया है इसको बोलते हैं सहखंड आव्यूह, कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए आप अपने कॉपी में आगे करिए, ठीक है, आप अपने कॉपी में आगे करिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था, अब काम हो गया है, ठीक है। अपनी कॉपी में आगे सॉल्व करिए, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा एडजॉइंट, ध्यान दीजिएगा बहुत हो गया क्वेश्चन लगभग। एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारा C आया है ना, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, परिवर्त आव्यूह कर देते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि ये जो हमारा प्रथम पंक्ति है उसको प्रथम कॉलम में कर देते हैं। चलिए ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -19, ठीक है, ये हो जाएगा -11, हो गया। दूसरा जो है हमारा रो है उसको दूसरे कॉलम में कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाता है 1, यहाँ पे हो जाता है -1, यहाँ पे हो जाता है -1। तीसरा जो रो है उसको क्या कर देते हैं, तीसरे कॉलम में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। -3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये जो आया एडजॉइंट ऑफ ए आया, और हमारा जो ऑलरेडी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वो 4 थी, ठीक है। ये चीज़ कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है, बहुत लोग इसी को एडजॉइंट कर देते हैं, ये एडजॉइंट नहीं होता है। जब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है, ठीक है, तो जो ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C के पावर T फॉर ट्रांसपोज, या कभी कभी C के पावर डैश भी लिखा जाता है, दोनों एक चीज़ है। तब जाके ये जो हमारा आव्यूह A था उसका ये आया एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट आ गया, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है, तो इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए इन्वर्स निकालिए, हो गया काम, इसका काम तमाम। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ था ये जो 9 एलिमेंट का क्या निकाल रहे थे, कोफैक्टर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमारा जो इन्वर्स हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ए इन्वर्स क्या था भाई, एडजॉइंट ऑफ ए सबको पता है हमारा 7। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें सब कुछ चेक हो जाता है। -3, यहाँ पे हो जाता है -19 -1 और क्या है 11, ठीक है। इसको बढ़ा दीजिए, -11 यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाता है 7। क्लियर है, बहुत ज़्यादा माइनस दिख रहा है, और अपान में ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। ये इन्वर्स निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हमारा जो Ax = b था, शुरू में Ax = b था, तो यहाँ से हम बोले थे कि x = हो जाएगा A इन्वर्स × b, बस हो गया। A इन्वर्स x = A इन्वर्स × b, A इन्वर्स ऑलरेडी हमारा निकल के आया है, और b हमारा ये था, इसी में रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, आपको 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। ये डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर मिला के बताइए 13 नंबर आता है, और एक क्वेश्चन ही अकेले 8 नंबर का होता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए अब x क्या था भाई, x = ध्यान दीजिएगा, x = हमारा क्या हो गया A इन्वर्स × b, ठीक है। अब x क्या था,
कुछ याद करिए, शुरू में लिखे थे एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स, इसको लिख लीजिए। ए इनवर्स क्या है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या थी 4, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इनवर्स हमारा जो है 7 1 -3 -19, ठीक है, -1, यहाँ पे हो गया 11 -11 -1 7, ठीक है। और ये जो b था, ध्यान दीजिएगा b हमारा क्या था, एक बार हम शुरू में जो आप नोट डाउन किए थे, जो मैट्रिक्स हमारा b था, कहाँ गया भाई, 7 -5 12, 7 -5 और 12, क्लियर है, ये चीज़ है। अब देखिए एक्स वाई जेड का मान किस तरह से निकलेगा, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहली वाली जो मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3 का, और दूसरी वाली मैट्रिक्स में 3 रो है, 3 रो और 1 कॉलम है। देखिए 3 रो और 1 कॉलम है, ये बीच वाला नंबर बराबर है ना। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव होता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई संभव है। चलिए, संभव है तो क्या आएगा, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो टू कॉलम होता है, ये सब कुछ याद होना चाहिए। इस रो को उठाएंगे, इस पे रखेंगे, ठीक है, तो रो टू कॉलम, R3 को उठाएंगे, इस पे रखेंगे। अब देखिए 7 इसको उठा के इस पे रखेंगे तो 7 पड़ेगा, 7 पे 49 हो जाएगा, 1 पड़ेगा -5 पे तो -5 हो जाएगा, -3 पड़ेगा माइनस पे तो -36 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया पहला। अब दूसरा रो उठाएंगे, इस पे रखेंगे, 7 पड़ेगा 19 पे, 19 साते कितना होगा भाई, 7 9 63 और 6 7 कम 7 कितना होगा, 7 9 63, 7 7 कम 7 14, 19 साते कितना होता है, अरे पहाड़ा देखिए भाई, 19 साते कितना होगा, ये तो बहुत 163 होगा क्या, नहीं 161 होगा। 19 साते, अरे उतना 9 साते 63, 6 7 143 हो जाएगा, ठीक है, -143, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें -1 पड़ेगा -5 पे तो +5 हो जाएगा, और 11 पड़ेगा 12 पे तो 11 दूना के 22, ठीक है, 11 कम 11, 11 दू 13, यहाँ पे बीच में प्लस होगा। अब R3 उठाएंगे, इस पे रखेंगे तो 7 पड़ेगा -77, -1 पड़ेगा -5 पे तो +5 कर देगा, और 7 पड़ेगा तो ये हो जाएगा 84। जो एलिमेंट जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझना है। यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड, ये जो 1/4 है ना, इसको डिवाइड मत करिएगा, लास्ट में इसका काम है। अब 49, 36 5 41, 49 में से 41 घटा पाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 132 इसमें अगर आप घटा दें, 143 में से 5 घटा दें, 138 आएगा, 38 5 138, और यहाँ पे 132 है तो भैया हो जाएगा -6, ठीक है। 1 मिनट, 132 5 37, 6 हो जाएगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करना बहुत भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 133 ना आएगा, गजब, -133 ये हो जाएगा, ठीक ना। 132 में से 137 घटा देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ठीक है। 84 में से पहले तो घटा दीजिए, 84 5 कितना होगा 93, 93 से 17 यहाँ पे हो जाएगा 12, क्लियर है। अब ये चीज़ देखिएगा, हो गया हमारा, सब कुछ नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम फिर से रिमाइंड करा देंगे एक बार। करते क्या है, एक्स वाई जेड का मान आप भी विधि से सॉल्व करना है, और कोई मेथड लगा देंगे 0 नंबर मिल जाएगा, ये भी है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1/4
ये जो आया है ना 8 4 12, ठीक है, यहाँ पे 4 जो है डिवाइड कर देते हैं। 4 जो डिवाइड होगा यही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी होगा। मैट्रिक्स में कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो हर जगह होता है, डिवाइड होता है हर जगह होता है, ठीक है। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है x y z, ये एलिमेंट यहाँ पे देखिएगा, x बराबर हो जाएगा 2 के, y बराबर हो जाएगा 1 के, z बराबर हो जाएगा 3 के। यही हमारा क्या होगा x y z की वैल्यू होगी। x इजकल टू 2, y इजकल टू 1 और z इजकल टू 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि जो हमारा समीकरण दिया हुआ था 3 समीकरण और 3 अननोन, उसका ये हल हो गया। आव्यूह विधि से आपको ये 8 नंबर आएगा। हालांकि हमको सॉल्व करने में भले इतना ही समय लगा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। 15 मिनट में हद्दी हद्दा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। 13-14 मिनट में भी लग जाता है। जो मेन चीज़ होता है वो C1, C12, C13 जो को फैक्टर मैट्रिक्स है वही निकालने में समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन कभी भी छोड़ के जाइएगा मत। 11 साल से लगातार पूछा जा रहा है। और क्या इस क्वेश्चन में था, लगभग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही है इसमें। इसीलिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का अदर क्वेश्चन ना पूछ के यहीं पूछ देता है, ठीक है। इन्वर्स निकालने का क्या तरीका था, इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया है उसका कैसे इन्वर्स निकाला जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें ए दिया है, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का, उसका इन्वर्स क्या निकालते हैं, इन्वर्स इक्वल टू हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला है। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, C11 C12 जो एडजॉइंट निकाला गया है, तो ये जो है देखिए C11 C12 C13 C21 C22 हम रिमाइंड करा देते हैं, C31 C32 और C3, इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स से जो ट्रांसपोज कर देते हैं तो यही क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, इसमें जो भी चीज़ें थी उसको हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। हमको पता है कि दिक्कत हुई होगी ज़रूर, इसको मिटा देते हैं। तो अलग अलग जो चीज़ें थी उसको हम थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देंगे, अगर भूल गया हो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे यहाँ पे है 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, √2 है, और यहाँ पे फिर से 7 है, 8 है, 7 9, ठीक है। अगर हम बोलें कि ये जो आव्यूह है, ठीक है, 3x ऑर्डर का, इसका ट्रांसपोज करिए a के पावर t, परिवर्त आव्यूह बोलते हैं। तो क्या करते हैं कि जो R1 होता है उसको कर देते हैं C1 पे, जो R2 होता है उसको कर देते हैं C2 पे, जो R3 होता है उसको कर देते हैं भैया C3 पे। लाइक कर दीजिए भैया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक करिए फटाफट। जितने लोग देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर ये तैयार करके जाना है। पहला और दूसरा चैप्टर मिला के आपको 10 नंबर, 8 नंबर ये हो गया 18, कभी भी 33 नंबर तो आप ऐसे भी पा जाएंगे। तो क्या करना है, ये देखिए ये R1 है तो इसको रख देना है C1 पे, 4 5 7, ये R2 है इसको रख देना है 9 √2, ये 7, ये हो जाएगा 8 7 9, हो गया ट्रांसपोज। क्लियर है। इसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कब होता है वो भी चीज़ मैंने बताया। मैट्रिक्स में कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो हर जगह मल्टीप्लाई होता है, हर एलिमेंट में होता है, ठीक है। पहले सबसे दिए हुए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको ax + b के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। वहीं से a हमारा निकल गया आएगा, इसी का इन्वर्स निकालना रहता है, इसी का इन्वर्स निकालना रहता है, इन्वर्स निकालना रहता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप डिटरमिनेंट का क्वेश्चन उठाइए, आखिरी एक्सरसाइज में है ये, कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax + b के फॉर्म में करेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो उस तरह से मैंने स्टेप बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट वो जो पॉइंट था C11 C12 C13 C22, यही निकालने में गलती हो जाता है।
हम जब पढ़ते थे तभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तब से पूछा जा रहा है भैया। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा इस धरती पे, लेकिन ये सवाल एग्जाम में न पूछा जाए ऐसा संभव नहीं है।